नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। एनएससी के स्कैम का मामला लगातार दिन पर दिन पेचीदा होता जा रहा है। एक योगी से शुरू हुआ ये मामला धीरे धीरे अब एनएससी के आईटी सेल तक जा पहुंचा है और इन ऐसे लोग अब उस मामले में फंसते नजर आ रहे हैं जिन्होंने अलग अलग विभागों से अलग अलग तरह से ब्रोकरों को मदद की थी। आखिर ये मामला है क्या और अब फिलहाल ताज़ा स्थिति क्या है, आइए देखते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। चित्रा रामकृष्ण केस में सीबीआई और आईटी विभाग की जांच में अब एक नया मोड़ आ गया है। सूत्रों से ईटी नाउ स्वदेश को मिली खबर के मुताबिक अब जांच उन ब्रोकर्स की ओर मुड़ गई है जिन्हें साल 2010 और 15 के दौरान एनएससी में ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के प्रेफरेंशियल एक्सेस से फायदा मिला था। इस दौरान रवि नारायण 31 मार्च 2013 से एनएससी के एमडी थे और चित्रा रामकृष्णन एनएससी की डिप्टी सीईओ थी। चित्रा को तब रवि नारायण की जगह एमडी और सीईओ बनाया गया और दिसंबर 2016 तक वो इसी पद पर रहीं, जब तक उन्हें निकाला नहीं गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है कि वो मामले पर नजर बनाए हुए हैं और इस बात की जांच कर रही हैं कि सेबी ने पर्याप्त एक्शन लिया या नहीं। I have no comment to make on whether there was an adequate correctional step in the sense of penalizing or anything taken against those who were held responsible for it. And I have no view this way or that way till I really get to the bottom of what is available before me. I am looking into it. अब जरा इस मामले को समझते हैं कि आखिर ये इतना गंभीर कैसे हो गया। इसके लिए आपको आज से 13 साल पीछे जाना होगा। साल 2009 में एनएससी ने ब्रोकर्स को को लोकेशन की सुविधा देने की शुरुआत की थी, जिसके लिए ब्रोकर्स को कुछ फीस देनी होती थी। अब ये काम कैसे करता था, जरा इसको भी जान लीजिए। दरअसल ब्रोकर्स अपने आईटी सर्वर्स को एनएससी के सर्वर के करीब रख सकते थे। इसका मतलब ये हुआ कि एनएससी के ट्रेडिंग में जो भी प्राइस अपडेट आएंगे वो सबसे पहले उन ब्रोकर्स के सर्वर पर जाएंगे जिन्हें को लोकेशन की सुविधा दी गई है, जबकि जिन ब्रोकर्स ने को लोकेशन की सुविधा नहीं ली है उनके पास प्राइस अपडेट कुछ मिली सेकेंड्स या 1 सेकंड की देरी से पहुंचता था। हालांकि सामान्य तौर पर दिखने में देरी कोई मायने नहीं रखती, लेकिन जब बल्क में सौदे होते हैं तो करोड़ों के वारे न्यारे हो जाते हैं। एनएससी ने जब ये सुविधा कुछ ब्रोकर्स को दी थी तो सेबी के साथ इसकी कोई चर्चा नहीं की, जबकि उन्हें ऐसा करना चाहिए था। दुनिया में कितना भी अच्छे से अच्छा सिस्टम बना दें, उस सिस्टम की इंटीग्रिटी विल ऑलवेज बी कंट्रोल्ड बाय जो आदमी उस सिस्टम को मैन कर रहा है। आप मुझे बढ़िया से बढ़िया सिस्टम दे दीजिए, लेकिन अगर मेरी नीयत साफ नहीं है तो मैं कहीं ना कहीं उस सिस्टम में हेरफेर कर दूंगा। आपको बोल के कि दुनिया में क्राइम के अगेंस्ट कितने लॉ हैं, बट क्राइम नहीं रुका है। क्राइम कम हो सकता है, उसके अगेंस्ट पेनाल्टी हो सकती है, पेनाल्टी तुरंत हो सकती है, बट अगर हम ये बोलें कि कल को कोई चीज बिना किसी क्राइम के हो जाएगी, पूरी सोसाइटी में अच्छा हो जाएगा, वो मेरे ख्याल से यूरोपियन थॉट है। अब ये समझिए कि इससे को लोकेशन की सुविधा वाले ब्रोकर्स को फायदा कैसे होता था। दरअसल ऐसा आरोप है कि कोलोकेशन ब्रोकर्स को टिक बाय टिक डेटा मिलता था, जबकि नॉन कोलोकेशन वाले ब्रोकर्स को सिर्फ बाय सेल के ऑर्डर्स ही मिलते थे। कोलोकेशन वाले ब्रोकर्स इन ऑर्डर चेन में हर एक बदलाव को देख भी सकते थे। इतना ही नहीं, जो ब्रोकर सिस्टम में जितनी जल्दी लॉगिन कर लेता उसको ज्यादा फायदा मिलता। साल 2014 में जब इसे लेकर शिकायतें मिली तो एनएससी ने लोड बैलेंस की शुरुआत की, जिसको लेकर कोलोकेशन वाले ब्रोकर्स को भी साथ साथ डेटा मिलने लगा। तो ये स्कैम या घोटाला कितना बड़ा है, इसकी परत खोलने में अभी जांच एजेंसियां जुटी हैं। चित्रा रामकृष्णन और आनंद सुब्रमण्यम से पूछताछ के बाद इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज ने एनएससी की आईटी टीम से भी पूछताछ की है और ये पूछताछ इसलिए की गई है कि जांच का दायरा बढ़ाया जाए और ये पता लगाया जाए कि एनएससी का को लोकेशन स्कैम आखिर कितना बड़ा था। वीडियो जर्नलिस्ट संतोष नांदी के साथ अंकुर मिश्र, ईटी नाउ स्वदेश। बिल्कुल, तो ये मामला लगातार पेचीदा होता जा रहा है और अब यहाँ से आगे की राह क्या होगी, इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। मेरे सहयोगी अंकुर मिश्र मेरे साथ जुड़ रहे हैं, साथ ही साथ मेरे सहयोगी राजेश सिंह हमारे साथ हैं और उसके अलावा हमारे साथ हैं अलायंस लॉ के मैनेजिंग पार्टनर और ईडी के पूर्व सेबी के पूर्व ईडी
RS लूना जी, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। अंकुर, पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप इस खबर को लगातार शुरू से फॉलो कर रहे हैं, ताज़ा अपडेट क्या है इस समय, कहाँ तक पहुँची है ये जांच और दिशा क्या है इस समय जांच की? सीबीआई ने एनएसई को लोकेशन मामले में आज फिर से पूछताछ की है और इस बार जो पूछताछ हुई है वो हमारे सूत्रों के मुताबिक जो आईटी डिपार्टमेंट के मेंबर्स थे एनएसई आईटी के, उनसे पूछताछ हुई है। इसमें फॉर्मर एमडी एन मुरलीधरन भी शामिल हैं और बाकी ऑफिशियल से भी पुनः पूछताछ की गई है। और मामला चूँकि ऑलरेडी सीबीआई ने पहले ही एफआईआर दायर कर दी थी 2018 में को लोकेशन केस में, बट जब से जो सेबी का ऑर्डर आया है 11 फरवरी का, जिसमें चित्रा रामकृष्णन, आनंद सुब्रमण्यन, रवि नारायण और बाकी मेंबर्स पर पेनल्टी चार्ज की गई थी और फ्रेश चार्जेस भी लगाए थे कि उन्होंने जो प्रोसेसेस थे वो फॉलो नहीं किए और किसी आउटसाइडर के साथ डेटा भी शेयर हुआ है। तो अब इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज ने अपनी जांच का दायरा बढ़ाया है। आपको याद होगा सीबीआई ने थर्सडे और फ्राइडे को चित्रा रामकृष्णन को क्वेश्चन किया था और उसके बाद आनंद सुब्रमण्यन की भी क्वेश्चनिंग जो है वो मंडे को हुई है। तो चूंकि एफआईआर पहले ही दायर हो चुकी है, तो अब आइडिया ये है कि फ्रेश जो चार्जेस हैं उनको इंक्लूड किया जाए, वो सारे दायरे भी चेक किए जाए जो पहले चेक नहीं हुए थे और मे भी एक फ्रेश एफआईआर फाइल की जाए। ओके, तो एक के बाद एक अलग अलग डिपार्टमेंट्स एनएससी के अब इस पूरे मामले में फंसते जा रहे हैं। लूना साहब, स्वागत आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। आपसे मैं पहला सवाल यही जानना चाहूँगा, इस समय जो भी इस खबर को फॉलो कर रहा है और जो समझने की कोशिश कर रहा है कि आखिर हुआ क्या था, उसके मन में एक सवाल ये बनता है कि सेबी से चूक कहाँ हुई? आपको क्या लगता है कि सेबी और क्या कदम उठा सकती थी? क्योंकि अब तो जाँच के दायरे में ऐसा लग रहा है, क्वेश्चन मार्क कहीं ना कहीं सेबी पर भी लग रहा है। अगर पीछे जाएं तो देखें, ये जो कंप्लेंट एनोनिमस विसल ब्लोअर ने किया वो प्रॉबली दिसंबर 2015 में किया। तो 2015 के बाद ये जो ऑर्डर है अभी फरवरी 2022 में आया है। इससे पहले ऑफ कोर्स मैं ये आपके दर्शकों को बता दूं कि ये जो ऑर्डर है ये एक्चुअली को लोकेशन पे ऑर्डर नहीं है। इससे पहले सेबी ने कई को लोकेशन पे ऑर्डर्स पास किए हैं जिसमें एनएससी और ब्रोकर्स इन्वॉल्व हैं, और एनएससी को पहले उन्होंने 687 करोड़ की पेनल्टी इम्पोज की है को लोकेशन के केस में, और रवि नारायण और चित्रा रामकृष्णन की 25% सैलरी जो है ड्यूरिंग दैट 3 years रेलेवेंट पीरियड उसमें डिस्कॉर्स करने की डायरेक्शन दी है। लेकिन ये जो अभी लेटेस्ट ऑर्डर है ये बेसिकली चित्रा रामकृष्णन के कोड ऑफ कंडक्ट और कोड ऑफ एथिक्स की वायलेशन है, जिसपे उन्होंने अपने नजदीकी रिश्तेदार आनंद सुब्रमण्यन और उसकी वाइफ को कंसल्टेंट अपॉइंट्स किया और ह्यूज सैलरीज उनको पे की। लेकिन आपका जो सवाल है कि सेबी इससे पहले कुछ कर सकती थी कि नहीं, यह सेबी के पास पावर्स हैं, वो चाहते तो एक्स पार्टी ऑर्डर पास कर सकते थे पेंडिंग दिस इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन। ये पावर जो है बहुत केसेस में यूज की जाती है, और अभी जैसे इन्होंने चित्रा रामकृष्णन रवि नारायण को डायरेक्शन दी है कि वो किसी भी मार्केट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या इंटरमीडिएट के साथ एसोसिएट नहीं कर सकते फॉर 3 years और मिस्टर रवि नारायण फॉर 2 years। तो ऐसी डायरेक्शन जो है मेरे ख्याल में बहुत देर पहले आ सकती थी, और अगर वो आती या डिस्बर्समेंट का कोई ऑर्डर जो अभी उन्होंने पास किया है ऐसा कुछ करते तो मेरे ख्याल में लोगों को ज्यादा सेटिस्फेक्शन होती एज कंपेयर टू दिस। सो प्रैक्टिकली इट इज अ बिट डिलेड एक्शन। बिल्कुल आपने ठीक कहा लूना साहब, मैं राजेश सिंह बोल रहा हूं। पर सवाल ये उठता है कि 2010 से लेके 2015 के बीच में ये सारे घोटाले हुए या जो भी इरेगुलरिटीज हुई को लोकेशन के मामले में अगर हम बात करें तो इसमें यह भी कहा जा रहा है कि को लोकेशन का जब एनएससी ने दिया था ब्रोकर्स को तो उससे पहले सेबी से प्रॉपर डिस्कशन नहीं किया गया था। क्या आप मानते हैं कि सेबी जो थी उसे एक्शन लेना चाहिए था इन 5 सालों में अगर उनसे परमिशन या उसको डिस्कस नहीं किया गया था? नहीं, मेरे ख्याल में ये
ठीक नहीं है, क्योंकि मेरी इंफॉर्मेशन या अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से ये है कि भाई 2008 में सेबी ने एक सर्कुलर इशू किया था जिसके तहत स्टॉक एक्सचेंजेस ऐसी को लोकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकती हैं, और ये को लोकेशन फैसिलिटी इज नॉट इलीगल एज सच, ये आज भी परमिटेड है, आज भी हो रही है। 2015 के बाद भी सेबी ने कुछ एक्शंस लिए हैं क्योंकि ये सिस्टम वाज बीइंग मिसयूज्ड। The only issue was the system was being misused। उसमें दो कारण थे। एक तो बेसिकली ये कारण था कि कुछ ब्रोकर जो है, फॉर इंस्टेंस ओपीजी सिक्योरिटीज का नाम सबके ऊपर आता रहा है, कि उनको ये एनएससी के ऑफिशियल ने इलीगली फैसिलिटी प्रोवाइड की थी कि वो जो इनका बैकअप सर्वर्स है उसको एक्सेस कर सके। आपको ये अंडरस्टैंड करना होगा कि नॉर्मली स्टॉक एक्सचेंज के पास प्राइमरी सर्वर्स हैं जिसके ऊपर ये सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, और ये फैसिलिटी के हिसाब से जो ब्रोकर्स ये फैसिलिटी अवेल करना चाहते हैं ऑन पेमेंट ऑफ फीस, वो प्राइमरी सर्वर को एक्सेस कर सकते थे, और दे विल नॉट ओनली गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द प्राइस ऑफ द ट्रेड्स बट होल इंफॉर्मेशन अबाउट द ट्रेडिंग व्हाट इज हैपनिंग देयर। तो वो उन्होंने प्राइमरी सर्वर्स की जगह पे जो बैकअप सर्वर्स हैं उनको भी एक्सेस प्रोवाइड किया, और बैकअप सर्वर्स को एक्सेस इसलिए प्रोवाइड किया कि उनमें जो लोड है वो कम था, और जिन ब्रोकर्स को वहां पे एक्सेस मिला वो माइक्रो सेकंड्स में उनको इंफॉर्मेशन पहले मिला, और उन्होंने ट्रेडिंग करके लाखों करोड़ों रुपए का मुनाफा किया। और इस मामले में सेबी ने ओपीजी सिक्योरिटीज को पेनलाइज भी किया है, 15.7 करोड़ जो है उनके ऊपर पेनल्टी इम्पोज किया है, मार्केट से डिबार किया है, और ऐसे और भी कई ब्रोकर्स हैं जिनको उन्होंने एक्शन लिया है, और वो सबके सब मामले अभी सिक्योरिटीज अपील ट्रिब्यूनल में अपील में पड़े हुए हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं सर, लेकिन एक हमें जो सूत्रों से पता चला है कि सीबीआई ने जब चित्रा रामाकृष्णन को और आनंद सुब्रमण्यम को इन्वेस्टिगेट किया कोलोकेशन के मामले में, तो उनका ये कहना था कि वो टेक्निकली फिट नहीं है, और इसके लिए जो भी उन्हें इंस्ट्रक्शंस मिले थे अपनी आईटी टीम से, और उस हिसाब से उन्होंने इसको लगाया था, तो उनकी लायबिलिटी नहीं बनती है। क्या आप ऐसा मानते हैं एनएससी के उनके इस? मैं ये नहीं मानता, क्योंकि मैनेजिंग डायरेक्टर कैन डिसऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैनेजिंग डायरेक्टर के अंडर सभी डिपार्टमेंट्स आएंगे, वो चाहे टेक्निकल हो, चाहे लीगल हो, चाहे फाइनेंस का हो, कॉमर्स का हो, मार्केटिंग का हो। तो ये कहना कि भाई ये टेक्निकल काम है, मेरे को समझ नहीं आती है, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये नहीं होगा। टेक्निकल डिपार्टमेंट की लाइबिलिटी ज्यादा हो सकती है, वहाँ पे टेक्निकल पर्सन्स हैं, उन्होंने कुछ गलत काम किया तो उसको देखा जा सकता है, और ये एक इन्वेस्टिगेशन का मामला है, क्योंकि मेन मुद्दा जो उठ के आ रहा है वो ये है कि प्रोबेबली एनएससी के कुछ ऑफिशियल्स इन ब्रोकर्स को इलीगली इस तरह की एक्सेस प्रोवाइड कर रहे थे, और अगर ऐसा है तो ये देखना होगा कि वो कौन एनएससी के ऐसे ऑफिसर्स थे, और अगर वो एमडी या सीईओ इन्वॉल्व नहीं है तो कहाँ पे उन लोगों ने अनगहली की कि ये लोग उनकी नोटिस पे नहीं आए और ऐसा ये घोटाला चलता रहा। तो इसलिए लाइबिलिटी एक्टिवली हो या पैसिवली हो, मेरे ख्याल में उसको डिसऑन करना बहुत मुश्किल हो। बिल्कुल, तो यहाँ पर लायबिलिटी पूरी तरह से डिसोन करना मुश्किल है, जैसा आप भी कह रहे हैं लूना साहब, और देखना होगा कि आगे जब जांच ये धीरे धीरे बढ़ेगी तो और कितनी परतें खुलेंगी, कुछ और क्लैरिटी आएगी आने वाले समय में। बहुत बहुत शुक्रिया लूना साहब और राजेश जी, आज समय निकालकर हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखना है कि अब जो ये जाँच लगातार चल रही है वो आगे कितनी बढ़ती है, कितनी एनएससी की लायबिलिटी बनती है, कितनी सेबी की लायबिलिटी बनती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।